बल्कि एक बड़ी टकराव का हिस्सा है जिसमें रशिया और यूक्रेन ही नहीं, नाटो, अमेरिका और कहीं हद तक चाइना तक का इन्वॉल्वमेंट है। नाटो के साथ रशिया का तनाव एक बड़े न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकता है, क्योंकि 19 अगस्त को रशिया के रोत्सो रीजन के प्रोलेटार्स्क में 74 फ्यूल टैंक को टारगेट किया गया था और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भारत को ये अपॉर्चुनिटी मिले और इसीलिए वो भारत को एक कॉन्फ्लिक्ट में उलझाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बल्ब में, जहां हम दुनिया के सबसे जरूरी और गहन मुद्दे आपके सामने लाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल का जवाब देंगे जो शायद आपके दिमाग में पिछले दिनों में जरूर आया होगा। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है? जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, गाजा पैलेस्टीन का विवाद, बांग्लादेश की अशांति और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में उथल पुथल, ये सब सिर्फ एक अलग अलग लड़ाइयाँ ही नहीं बल्कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके बीच का तनाव पूरे दुनिया को एक ग्लोबल वॉर की तरफ ढकेल रहा है। आज हम इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को एक साथ जोड़कर समझेंगे, जैसे कि रशिया के कुर्स्क इंसिडेंट जो ये बताता है कि कैसे छोटी मिलिट्री गलतियां भी दुनिया को एक चेन रिएक्शन के जरिए वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा सकती हैं। शुरुआत करते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई से। यहाँ पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। ऐसी भी सिचुएशन हो, मोदी जी हमें घर ले आएंगे, वॉर रुकवा दी पापा। लेकिन अभी भी ये वॉर रुका नहीं है और ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं बल्कि एक बड़ी टकराव का हिस्सा है जिसमें रशिया और यूक्रेन ही नहीं, नाटो, अमेरिका और कहीं हद तक चाइना तक का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ अमेरिका और चाइना तो देश है, वही नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो 32 देशों का इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, जिसमें 30 यूरोपियन देश और 2 नॉर्थ अमेरिकन देश या फिर स्टेट शामिल है। इसकी स्थापना का मेन रीजन वर्ल्ड वॉर 2 रहा है और इसे 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन डीसी में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी साइन करके बनाया गया था। नाटो एक सामूहिक सुरक्षा प्रणाली है। इसके स्वतंत्र सदस्य देश थर्ड पार्टी के हमले के खिलाफ एक दूसरे की रक्षा करने के लिए सहमत हैं। कोल्ड वॉर के दौरान नाटो ने सोवियत संघ द्वारा उत्पन्न खतरे पर भी रोक लगाने का काम किया था। वापस आते हैं रशिया यूक्रेन वॉर पर, तो इस वॉर का असर शुरुआत से ही ग्लोबल रहा है जो आगे चलकर और ज्यादा इंपैक्टफुल होने वाला है। रशिया के मिलिट्री दुर्घटना का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कुर्स्क सबमरीन डिजास्टर। अगस्त 2000 में न्यूक्लियर पावर कुर्स्क सबमरीन एक मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान बैरेंट सी में डूब गई थी, जिसमें 118 लोगों की जान चली गई थी और इस घटना ने रशिया के मिलिट्री स्ट्रक्चर की कमजोरियों को दिखाया था जो आज भी उस पर छाई हुई है। रशिया का यूक्रेन पर हमला एक मिलिट्री एग्रेशन ही नहीं बल्कि उसके खुद के रीजनल स्वामित्व को बचाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। लेकिन जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ता जा रहा है, नाटो के साथ रशिया का तनाव एक बड़े न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकता है, क्योंकि 19 अगस्त को रशिया के रोत्सो रीजन के प्रोलेटार्स्क में 74 फ्यूल टैंक को टारगेट किया गया था, जिससे लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जलकर खाक हो गया था। और बताया जा रहा है कि इस अटैक के पीछे नाटो का हाथ है जो कि यूक्रेनियन आर्मी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। नाटो के ईस्टर्न यूरोप में बढ़ते कदम को रशिया एक खतरा मानता है और 19 अगस्त को ही रशिया के मिलिट्री ऑफ डिफेंस का एक स्टेटमेंट आया कि कीव यानी कि यूक्रेन कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है और अगर ऐसा होता है तो रशियन फेडरेशन यूएन द्वारा पास किया गया कॉम्बैटिंग एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म के अंडर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। न्यूक्लियर टेररिज्म मतलब कि न्यूक्लियर बेस्ड वेपन का इस्तेमाल करके आतंकवाद को फैलाना और इनसे निपटने के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन और ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा मिलजुल कर काम करना पड़ेगा और जिसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन और कन्वेंशन मिलकर न्यूक्लियर टेररिज्म को रोकने के लिए इफेक्टिव प्लान्स बनाते रहते हैं और इसी के अगेंस्ट जो एक्शन लिया जा सकता है वो रशिया लेने वाला है। इन कन्वेंशंस और ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है न्यूक्लियर मटेरियल का सिक्योरिटी इंश्योर करना और पोटेंशियल टेररिस्ट अटैक्स को रोकना। इसके लिए टेक्निकल मेजर्स, रूल्स और इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करते हैं ताकि दुनिया भर में न्यूक्लियर टेररिज्म के थ्रेट को कम किया जा सके। अब अगर रशिया यूक्रेन वॉर सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ती है तो न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी बीच 19 से 22 अगस्त के बीच में रशियन नेवी के कमांडर इन चीफ भारत दौरे पर आते हैं, जो कि सिर्फ रशिया यूक्रेन ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के इशू के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है। कैसे, इसे आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि क्रीमिया को 2024 में रशिया ने अपना बनाया था और 2022 में उसने यूक्रेन पर पूरा युद्ध ही छेड़ दिया। इस इन्वेजन का जवाब अमेरिका और नाटो ने भारी सैंक्शन और मिलिट्री सपोर्ट के रूप में दिया, जिससे कि रशिया और ज्यादा आइसोलेटेड हो गया है और चाइना के साथ रशिया की बढ़ती दोस्ती इस लड़ाई को एक ग्लोबल डायमेंशन दे रही है और भविष्य में शायद ऐसा संभव हो सकता है कि रशिया, चाइना और भारत पहली बार एक साथ आ जाए। खैर, इसकी जरूरत ना ही पड़े तो बेहतर होगा, पर होनी कौन टाल सकता है?
भारत। भारत इसे टाल सकता है, कैसे, इसे भी आगे समझते हैं। अब चलते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ, जहां गाजा पैलेस्टीन का विवाद एक लंबे समय से चल रहा संकट है और एक बार फिर से ये मसला सिर्फ इजराइल पैलेस्टीन का मसला नहीं है, बल्कि इसमें भी ईरान, टर्की और अमेरिका जैसे बड़े प्लेयर्स भी शामिल हैं। 2021 और 2023 का रीसेंट एस्केलेशन ने पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचा है और ईरान, जो हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप का सपोर्ट करता है, इजराइल के अगेंस्ट एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ चुका है। और उसी के बीच इजराइल अमेरिका के पूरे सपोर्ट के साथ अपनी मिलिट्री स्ट्राइक्स लगातार कर रहा है और हर कॉन्फ्लिक्ट के साथ मिडिल ईस्ट की ये जंग बढ़ती जा रही है और कभी भी ये एक रीजनल वॉर से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती है। इसके अलावा सुन्नी शिया का विवाद और सऊदी अरेबिया के ईरान का राइवलरी भी इस रीजन को और ज़्यादा वॉलेटाइल बनाता है। और अगर गाजा या वेस्ट बैंक में कोई बड़ा विवाद होता है तो पूरा मिडिल ईस्ट जलकर राख हो सकता है और दुनिया के पावरफुल नेशंस इस लड़ाई में खींचे चले आ सकते हैं। बांग्लादेश, जो साउथ एशिया का एक वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल कंट्री माना जाता है, आज एक बार फिर से ऐसे संकट में खड़ा है जो पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक हो सकता है। शेख हसीना की सरकार को उखाड़ कर फेंका जा चुका है और मिलिट्री कूप के लिए मशहूर बांग्लादेश आज एक और कूप की तरफ जा रहा है और अगले 3-4 साल में बांग्लादेश में कुछ भी संभव हो सकता है। वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, इकोनॉमिक टेंशन ने देश के अंदर एक बड़ी क्राइसिस को जन्म दिया है और इसके अलावा रोहिंग्या क्राइसिस की वजह से 1 करोड़ से ज़्यादा शरणार्थी वहाँ रह रहे हैं जो पूरे रिसोर्सेज की मांग कर रहे हैं और लोकल टेंशन को और ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। और हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के बीच चाइना अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए बांग्लादेश में अपने कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत ये बिल्कुल नहीं चाहता है। बांग्लादेश अगर इस स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता गया तो ये चाइना और इंडिया जैसे न्यूक्लियर पावर्स को डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में खड़ा कर सकता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि वक्त का फायदा उठाने के लिए चाइना ने बांग्लादेश को सूली पर चढ़ा दिया है, लेकिन कहानी यहाँ पर और कुछ भी हो सकती है और इसके पीछे अमेरिका यानी कि CIA के भी कई मंसूबे हो सकते हैं। सबसे पहला मंसूबा है अमेरिका का चाइना पर कंट्रोल। अमेरिका को बांग्लादेश का एक ऐसा हिस्सा चाहिए जहां से वो चाइना को काउंटर कर सके और दूसरा कारण है भारत की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर ओपनली शुरू होता है तो अमेरिकाज इकोनॉमी गोना क्रम्बल और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भारत को ये अपॉर्चुनिटी मिले और इसीलिए वो भारत को एक कॉन्फ्लिक्ट में उलझाना चाहते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है बांग्लादेश के सडन बेल्ट में मौजूद ऑयल और गैसेस, क्योंकि अमेरिका की इकॉनमी 2 खंभों पर टिकी है, पहला है वॉर और दूसरा है ऑयल एंड गैसेस। और इसीलिए सेंट मार्टिन आइलैंड, जो कि बांग्लादेश का आइलैंड है, जो नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है और चाइना को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार हो सकता है और उसको अमेरिका से बचाने में रशियन नेवी के कमांडर इन चीफ की भारत यात्रा काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान का बलूचिस्तान रीजन भी एक फ्लैश पॉइंट है जहां सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी कई सालों से चली आ रही है। बलूच लोगों का कहना है कि उनका शोषण हो रहा है और पाकिस्तान गवर्नमेंट इनका शोषक बनता जा रहा है। इन सेपरेटिस्ट ने कई बार चाइनीज़ प्रोजेक्ट और वर्कर्स पर अटैक किया है जो CPEC प्रोजेक्ट के लिए वहां काम कर रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट तब और भारी हो जाता है जब चाइना और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इस रीजन में ओवरलैप करता है। चाइना को यहाँ के रिसोर्सेज पर कंट्रोल चाहिए, जबकि बलूच इनको एक्सप्लॉइटर्स के रूप में देखते हैं। बलूचिस्तान का विवाद कभी भी इंडिया पाकिस्तान के बीच एक न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन तक ले जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़े वॉर का रूप ले सकता है। अब सवाल उठता है, भारत इस ग्लोबल क्राइसिस में क्या भूमिका निभा सकता है? भारत, जो दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहा है, इस पोटेंशियल वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है भारत की स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी। भारत का न्यूट्रल स्टैंस और नॉन अलाइन पोजीशन इस सिचुएशन में उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एसेट बन सकता है। भारत रशिया और वेस्ट के बीच एक मीडिएटर तरह काम कर सकता है और ये हमने पहले भी देखा है कि कैसे भारत ने रशिया यूक्रेन के दौरान अपने सिटीजन्स को रेस्क्यू करने के लिए दोनों तरफ को कैसे बैलेंस करके रखा था। भारत के पास एक ट्रस्टेड ग्लोबल मीडिएटर होने का पोटेंशियल है जो दोनों साइड से बात करने की क्षमता रखता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में भारत की लीडरशिप। भारत इस वक्त UN सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है और रिसेंटली G20 प्रेसिडेंसी भी उसके हाथ में ही थी। इस वक्त भारत का UN, G20 और ब्रिक्स जैसे मल्टीलेटरल फोरम्स में लीडरशिप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि वो इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना इन्फ्लुएंस करके ग्लोबल पीस इनिशिएटिव को प्रमोट करे। और इसके अलावा भारत का नाम यानी कि नॉन अलाइंग मूवमेंट के साथ पुराना रिश्ता है, उसको इस सिचुएशन में पीस ब्रोकर के रूप में बहुत ही मजबूत बनाता है। तीसरी ज़रूरी बात है भारत का डिफेंस और टेक्नोलॉजी में इंडिपेंडेंट बनना।
भारत के पास अब एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि पिछले कुछ वर्षों में अपने इंडिजिनाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, यानी कि इंडिया में ही अब वेपन्स बनने वाले हैं और लगातार इंडिया अपने वेपन्स को इम्प्रूव कर रहा है। जैसे कि इंडो रशियन जॉइंट वेंचर में इंडियन आर्मी में 27,000 AK-203 राइफल्स भारत ने खरीदा, जो कि इंडियन आर्मी के ग्राउंड प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। अगर भारत एक पैसिफाइंग रोल में आए और वर्ल्ड पावर्स के बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज को सपोर्ट करे तो वो एक डिफेंस कोऑपरेशन और एंटी टेररिज्म मेजर्स को इन्हांस कर सकता है। जैसा भी भारत ने इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड के जरिए अपनी डंका बजाया, उसी तरह भारत एक और एशियन सिक्योरिटी अलायंस के जरिए एशिया के अनस्टेबल रीजन में शांति बनाए रखने में मदद कर सकता है और मजबूत बनाता है। और रिसेंटली अमेरिका के साथ साइन हुआ सोसा एग्रीमेंट भारत को एक स्ट्रांग पोजीशन देता है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यूएस और इंडिया वॉर के सिचुएशन में गुड्स और सर्विसेज आपस में बांटेंगे या फिर हम कह सकते हैं एक्सचेंज करेंगे, चाहे जो भी वॉर सिचुएशन हो। इसके अलावा भारत के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नेटवर्क दुनिया के काफी देशों के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि इंडिया को इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में एक पावरफुल प्लेयर बनाता है और ये निगोशिएशन और पीसफुल डायलॉग्स को प्रमोट कर सकता है। जैसे भारत ने रशिया और यूक्रेन के बीच शांति समझौते की बात को आगे बढ़ाया है और आने वाले समय में भारत एक बड़े पीस मेकर के रूप में उभरने वाला है। अगर भारत अपने ट्रेडिंग अलायंस को स्मार्टली यूज़ करता है, जैसे सैंक्शन और आइसोलेशन के बजाय ऑयल के इंपोर्ट को मेंटेन करके एक बैलेंस इकोनॉमिक अप्रोच रखा था, वैसे ही भारत दूसरे ग्लोबल पावर्स के बीच भी एक इकोनॉमिक टाइज का फायदा उठाकर तनाव को कम कर सकता है। इसीलिए भारत अगर अपनी डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ का सही उपयोग करे तो वर्ल्ड वॉर 3 के बढ़ते खतरे को सिग्निफिकेंट रूप से कम कर सकता है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो चुका है, तो आपका जवाब क्या होगा? सबूत हमारे आसपास ही बिखरे हुए हैं। रशियन यूक्रेन वॉर से लेकर गाजा के कॉन्फ्लिक्ट तक, बांग्लादेश की इंस्टेबिलिटी से लेकर बलूचिस्तान के अपराइजिंग तक, दुनिया के सारे फ्लैश पॉइंट एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ये एक ऐसा वेब है जिसमें एक गलती पूरी दुनिया को एक ग्लोबल वॉर में ढकेल सकती है। टू कंक्लूड माई केस, भले ही टैंक और सोल्जर्स अभी कॉन्टिनेंट पर दिखाई ना दे रहे हैं, लेकिन शुरुआत हो रहा है वर्ल्ड वॉर 3 का पहले कदम का। सवाल ये नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा कि नहीं, बल्कि ये है कि हम इसे पहचान पाएंगे या नहीं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। देश में जागरूकता बनाए रखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हर तरह के कमेंट्स और ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। द बल्ब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।